नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किए जाने को भारत के लिए गर्व का क्षण है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट किया और कहा कि यह भारत के लिए गर्व का क्षण है कि दीपावली को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया है। यह आधुनिक युग में भी हमारे प्राचीन सांस्कृतिक मूल्यों की महत्ता को दर्शाता है। रोशनी का यह त्योहार प्राचीन काल में हमें अच्छाई और धर्म की विजय में विश्वास दिलाता आया है। यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है कि अब यह वैश्विक कल्याण को प्रेरित करेगा। लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया और गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। मान्यवर, ये देश के संविधान से, संविधान के अनुच्छेद 2 से चुनाव आयोग की रचना हुई। एक प्रकार से चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अंदर चुनाव आयोग का गठन, उसकी शक्तियां, चुनावी प्रक्रिया, मतदाता की परिभाषा और मतदाता सूची को तैयार करने और उसके सुधारने के लिए की शक्तियां, इसके बारे में स्पष्ट प्रावधान किए गए। और मान्यवर, बड़ी विनम्रता से मैं बताना चाहता हूं कि प्रावधान जब किए गए तब हमारी पार्टी बनी ही नहीं थी। हमारी पार्टी के अलावे जो लोग हैं, इन लोगों ने संविधान सभा में चर्चा कर संविधान को बनाया था। इसलिए ये पूरी चुनाव की प्रक्रिया जो संविधान के अंदर व्याख्यायित की गई है और आज जो हो रहा है, ये दोनों के बीच में क्या अंतर है और आरोप क्या है, इसको मैं जवाब देना चाहता हूं। मान्यवर, फ्री एंड फेयर चुनाव कराने का हमारा संविधान ने जिम्मेदारी चुनाव आयोग की तय की। मतदाता सूची बनाने की और मतदाता सूची में सुधार करने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग को दी। अनुच्छेद संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324, इसमें चुनाव आयोग का गठन, चुनाव आयुक्त की नियुक्ति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति, ये सभी चुनावों का संपूर्ण नियंत्रण संविधान ने चुनाव आयुक्त को दिया है। और चुनाव आयुक्त एक से ज्यादा हो तो इलेक्शन कमिश्नर को दिया है। अब 325 जो अनुच्छेद है, वो किसी भी पात्र मतदाता को मतदाता सूची से बाहर नहीं रखा जाता, इसका प्रावधान करता है। मगर 326 एक गहन पुनर्निरीक्षण के लिए, एसआईआर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्या है 326 मान्यवर? इन्होंने मतदाता की पात्रता, योग्यता और मतदाता होने की शर्तें आर्टिकल 326 में तय की है। और वो शर्तें क्या है? सबसे पहली शर्त है कि मतदाता भारत का नागरिक होना चाहिए, विदेशी नहीं होना चाहिए। ये सबसे पहली शर्त है। और ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग क्यों ये कर रहा है? भाई, इसका दायित्व है, इसलिए कर रहे हैं। दूसरी है 18 साल से ज्यादा आयु का व्यक्ति मतदाता बन सकता है। तीसरा, वैधता का निर्धारण मानसिक असमर्थता, अपराध और भ्रष्टाचार में संलिप्तता के लिए जो कानून ने समय समय पर तय किया है, इसके पर। तो ये 3 पात्रताओं के आधार पर भारत के मतदाता होने की बात तय होती है। और ये तीनों चीजें किसने देखनी है मान्यवर? चुनाव आयुक्त को देखनी है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमीशन
मतलब चीफ इलेक्शन कमिश्नर और कमिश्नर्स ने देखनी है। और 327 में मतदाता सूची, सीमांकन, चुनाव संचालन और उसके लिए कानून बनाने की सिफारिश संसद को करने की सत्ता चुनाव आयोग को दी है। कल हमारे सदस्य मनीष तिवारी कहते थे गहन पुनर्निरीक्षण का इनको अधिकार ही नहीं है। आर्टिकल 327 पूर्ण अधिकार देता है कि मतदाता सूची इस व्याख्या के आधार पर बनाने का अधिकार चुनाव आयोग को है। मान्यवर, अब एसआईआर पर ही सवाल उठा दिए। मान्यवर, इन्होंने कहा कि एसआईआर आज क्यों हो रहा है। मैं इनको थोड़ा इतिहास और मान्यवर एक नई फैशन हो गई है, इतिहास बताते हैं तो नाराज हो जाते हैं कि आप इतिहास मत बताइए। अरे भला कोई भी प्रक्रिया, कोई भी देश, कोई भी समाज इतिहास को छोड़कर कैसे आगे बढ़ सकता है। इतिहास कोई भी समाज का महत्वपूर्ण अंग है। मान्यवर, हमारे लोकतांत्रिक इतिहास की शुरुआत 1952 से हुई। तो सबसे पहला गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर कब हुआ? 1952 में। एसआईआर की क्या जरूरत है वो कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूं। तो उस वक्त प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किस पार्टी से थे? कांग्रेस पार्टी से। दूसरा कब हुआ? 1957 में। फिर जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी से थे। तीसरा हुआ 61 में, उसमें भी जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी से। 65-66 में भी हुआ, एक ही गहन पुनर्निरीक्षण 2 साल में हुआ। उस वक्त भी श्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी थे। 83-84 में हुआ, इंदिरा जी थी। 87-89 में हुआ, राजीव गांधी थे। 92-93-95 में हुआ, नरसिम्हा राव थे। 2002 और 3 में हुआ, तब श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। मान्यवर, 2004 में गहन पुनर्निरीक्षण समाप्त हुआ, तब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। तो 2, 3, 4 का एक गहन पुनर्निरीक्षण हुआ, एसआईआर हुआ। उसमें 2 साल एनडीए के प्रधानमंत्री थे, भाजपा के थे, और 1 साल डॉक्टर मनमोहन सिंह। 2004 के बाद सीधा 2025 में गहन पुनर्निरीक्षण हो रहा है और इस वक्त हम हैं। एक पूरा गहन पुनर्निरीक्षण एसआईआर की प्रक्रिया का आज तक 2004 तक किसी भी दल ने विरोध नहीं किया है। मान्यवर, क्योंकि ये चुनाव को पवित्र रखने की प्रक्रिया है। चुनाव के उद्देश्यों को, लोकतंत्र को स्वस्थ रखने की प्रक्रिया है। अगर लोकतंत्र में चुनाव जिसके आधार पर होते हैं वो मतदाता सूची ही प्रदूषित है, तो चुनाव कैसे साफ और सुथरे हो सकते हैं। मानो समय समय पर मतदाता सूची का गहन पुनर्निरीक्षण जरूरी है, इसलिए चुनाव आयोग ने फैसला किया कि 2025 में इसको किया जाएगा। मान्यवर, एक बीच में एक घटना मैं जरूर कहना चाहूंगा। 2010 में एक चुनाव आयुक्त महोदय ने निर्णय किया कि रिटर्निंग ऑफिसर को मतदाता सूची में से नाम काटने का अधिकार नहीं है, और उसके बाद से किसी की मृत्यु हुई तो भी नाम नहीं कटते थे। कोई एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में गया तो भी नाम नहीं कटते थे। एक व्यक्ति का ट्रांसफर हो गया तो कोयंबटूर से वो शिमले चला गया, भारत सरकार का कर्मचारी है, तो उसका नाम कोयंबटूर में भी रहता था, शिमला में रहता था। क्योंकि 2010 में, मैं बताता हूं किस, मैं बख्शूंगा नहीं, आप चिंता मत करो। क्योंकि 2010 में एक व्यवस्था हुई कि किसी का नाम नहीं काट सकते, और उस वक्त भी कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। तो गहन पुनर्निरीक्षण क्या है? मानिए, एक गहन पुनर्निरीक्षण है कि जिनकी मृत्यु हो गई उनके नाम कट जाए, जो 18 साल से बड़े हो गए उनके नाम जोड़ जाए, जो किसी भी प्रकार से 2 जगह मतदाता है उनके नाम कट जाए, और जो विदेशी नागरिक है
उनको चुन चुन कर डिलीट किया जाए, ये गहन पूर्ण। और मैं आज इस मंच से आपके माध्यम से इस सदन को और देश की जनता को कहना चाहता हूं, क्या कोई भी देश का लोकतंत्र सुरक्षित रह सकता है जब देश का प्रधानमंत्री और राज्य का मुख्यमंत्री कौन हो वो घुसपैठ ये तय करेंगे? मान्यवर नहीं रह सकते। एक मतदाता का एक से ज्यादा जगह पर वोट होना चाहिए। मान्यवर, एक से ज्यादा जगह पर वोट होना चाहिए। जो लोगों का मृत्यु हो चुका है, मान्यवर, जिन लोगों का मृत्यु हो चुका है उनका वोट मतदाता सूची में होना चाहिए। मान्यवर, ये SIR और कुछ नहीं है, मतदाता सूची का शुद्धिकरण है। मैं मानता हूं इससे कुछ दलों के राजनीतिक स्वार्थ आहत होते हैं। मुझे उन दलों के प्रति एक प्रकार से अनुकंपा भी है, क्योंकि देश के मतदाता तो वोट देते नहीं हैं। ये थोड़े विदेशी दे देते थे, वो भी चले जाएंगे। मगर मान्यवर, क्या हमने भारत के नाते निर्णय करना पड़ेगा कि इस देश की संसद को चुनने के लिए, राज्य की विधानसभा को चुनने के लिए विदेशी को वोट देने का अधिकार देना है या नहीं देना है? और मेरा मत है, मेरा विनम्र मत है मान्यवर, कि ये नहीं देना चाहिए। दादा बैठ जाइए प्लीज। मान्यवर, इसमें कानूनी स्थिति का प्रश्न नहीं है। अभी सांसद महोदय बोला कि इलेक्शन कमीशन का अधिकार नहीं है। लाल बाबू हुसैन 1995 में एक वाद हुआ मान्यवर, भारत की सर्वोच्च अदालत तक वो वाद पहुंचा। लाल बाबू हुसैन बनाम मतदाता रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 1995 में इसका जजमेंट आया और उसमें अदालत ने स्पष्ट कहा, देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा, मैं नहीं कह रहा, जहां मतदाता का नाम दर्ज किया जाना है वहां रिटर्निंग ऑफिसर ये सुनिश्चित कर सकता है कि आवेदक भारत का नागरिक है या नहीं है। ये लोग जो कहते हैं इलेक्शन कमीशन कैसे तय करेगा, ये इनकी ड्यूटी है और ये हमारा निर्णय नहीं है, भारत की सर्वोच्च अदालत का निर्णय है और हम सब भारत की सर्वोच्च अदालत के निर्णय से बंधे हुए हैं। किसी को भी अगर वेरीफाई करना है तो लाल बाबू हुसैन बनाम मतदाता रजिस्ट्रेशन ऑफिसर 1995 का जजमेंट निकालकर मान्यवर दे दे। मान्यवर, विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने 5 नवंबर 2025 को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में परमाणु बम फोड़ा। अब वो परमाणु बम के अंदर उन्होंने कहा कि हरियाणा में एक ही घर में 501 वोट पड़ गए। चुनाव आयोग ने इतनी स्पष्टता करी कि हाउस नंबर 265 कोई छोटा मकान नहीं है और 1 एकड़ का पुश्तैनी प्लॉट में अनेक परिवार बस रहे हैं, मगर वहां हर परिवार के घर का नंबर नहीं दिया गया है, इसलिए सब जगह हाउस नंबर 501 दिया गया। पर एक परिवार की तो 3 पीढ़ियां साथ में रह सकती है और पुराने नंबर से ही जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चुनी गई तब से ये नंबर इसी तरह से चल रहा है। ये ना कोई फर्जी घर है ना फर्जी वोटर है। मान्यवर, वोट चोरी का नैरेटिव बनाने के लिए मान्यवर बिहार में भी मेरा भाषण पूरा हो जाने दो। नहीं, आप अभी पूरा भाषण नहीं, नहीं, कई बार नाम आएगा।
सदस्य एक 2 मिनट यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में एसआईआर पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ वोट काटे जा रहे हैं। मैपिंग ऐप किसने बनाया है, यह एक बड़ा घोटाला लग रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस कंपनी ने बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिए थे, यह मैपिंग ऐप भी उसी कंपनी का है। वहीं अखिलेश यादव ने इस बयान पर बीजेपी प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने अपनी प्रतिक्रिया सामने दी है। अखिलेश यादव लगातार जब से एसआईआर शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में, तब से घबराए हुए हैं। बिहार में भी यही लोग सवाल उठाते थे एसआईआर पे। शुद्ध मतदाता सूची बनने के बाद बिहार की जनता ने जो हाल किया है इंडी अलायंस का, उसी की पुनरावृत्ति के भय से अखिलेश यादव लगातार एसआईआर पे सवाल उठा रहे हैं। वो घबराए हुए हैं। उन्हें 2027 दिख रहा है कि सामने की जनता किन मुद्दों पे वोट देती है। सिवाय टेलीविजन पे सवेरे या ट्वीट करने के आधार पर जनता वोट नहीं देती, एसआईआर पे सवाल उठाने से वोट नहीं देती, मतदाताओं को भरमाने से वोट नहीं देती कि आपका नाम कट जाएगा। मतदाताओं का नाम, जो नागरिक हैं भारत के, उनका नाम रहेगा। जिस वर्ग का वोट ये लगातार गलत तरीके से डलवाने की कोशिश में रहते थे, वो नाम कट रहे हैं। जो बाहर के लोग हैं, बांग्लादेशी हैं, वो नाम कटे जा रहे हैं। इसलिए ये घबराहट लगातार दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। संसद से लेकर सड़क तक वो दिन भर एसआईआर का ही जाप करेंगे। उधर एसआईआर को लेकर अखिलेश यादव की टिप्पणी पर बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी की प्रतिक्रिया सामने आई है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। अखिलेश यादव का आज का बयान उनकी हताशा और निराशा का परिचायक है और उनकी दोमुही राजनीति को दिखाता है। करहल सीसामऊ में समाजवादी पार्टी जीते तो चुनाव निष्पक्ष होता है और रामपुर कुंदरकी में अगर भारतीय जनता पार्टी जीतती है तो धांधली। यह उनकी ओछी मानसिकता और जनादेश के अपमान को दिखाता है। एसआईआर को अनारसी बताना उनकी अपरिपक्वता और झूठ की आदत का प्रमाण है। जिनके शासन में अफसर नेता गठजोड़ और भ्रष्टाचार चरम पर था, वे आज दूसरों पर सेटिंग के आरोप लगा रहे हैं। मौतों को राजनीति से जोड़ना और मतदान रोकने जैसी कहानियां गढ़ना सपा की नकारात्मक सोच का प्रतीक है, जबकि मतदान केंद्रों पर उमड़ी भीड़ सारे आरोपों को झूठ साबित करती है। अखिलेश कहते हैं निष्पक्ष चुनाव हो जाए तो भाजपा नहीं जीतेगी, लेकिन जनता बार बार भारतीय जनता पार्टी में विश्वास जताती है। मोदी है तो मुमकिन है, योगी है तो यकीन है। भाजपा विकास, शुचिता, सुशासन और सकारात्मकता की राजनीति करती है। वहीं समाजवादी पार्टी सिर्फ भ्रम, झूठ, तुष्टीकरण और नकारात्मकता की राजनीति करती है। दोनों में साफ स्पष्ट अंतर है। उधर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में एसआईआर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में 5 करोड़ वोट काटे जा रहे हैं। मैपिंग ऐप किसने बनाया है, यह एक बड़ा घोटाला लग रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस कंपनी ने बीजेपी की इलेक्टोरल बॉन्ड
दिए थे। यह मैपिंग ऐप भी जो है उसी कंपनी का है। अखिलेश यादव ने इस बयान पर श्रम एवं रोजगार मंत्री अनिल राजभर भी प्रतिक्रिया सामने आई है। और समाजवादी पार्टी के नेता चोर के दाढ़ी में तिनका वाला व्यवहार कर रहे हैं। आप बताइए कि बिहार का पूरा चुनाव संपन्न हुआ और एक भी जगह पुनर्मतदान की नौबत नहीं आई। एक भी मतदाता ये कहने के लिए सामने नहीं आया कि उसका वोट काटा गया। एसआईआर हो रहा है घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से बाहर करने के लिए। डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है उसमें यह व्यवस्था सुनिश्चित किया है कि वोट करने वाला भारतीय हो। चुनाव आयोग इस व्यवस्था को सुनिश्चित करना चाहता है कि वोट देने वाला भारतीय हो। तो समाजवादी पार्टी को इतनी घबराहट क्यों है? क्या फर्जी वोटरों के सहारे उनकी राजनीति आगे चल रही थी क्या? कोई एक मतदाता आकर कहे एसआईआर का पूरा कार्यक्रम संपन्न हो जाए और कोई भी आकर यह कहने के सामने आकर कहे कि हमारा वोट काटा गया है, तब तो बात समझ में आवे। अभी तो एसआईआर शुरू हुआ है और अभी से बेचैनी, अभी से छटपटाहट समाजवादी पार्टी के लोगों को हो रही है। यह कहीं से जायज नहीं है। चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करना, चुनाव आयोग पर हमला करना, यह प्रतिपक्ष का फैशन बन गया है और यह कहीं से उचित नहीं है। जनता इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ रही है। बिहार की जनता ने जैसे एसआईआर का समर्थन करते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई, एनडीए की सरकार बनाई, उत्तर प्रदेश में भी यहां की जनता चुनाव आयोग के इस अभियान का समर्थन कर रही है और यहां भी वैसा ही परिणाम आएगा जैसा बिहार के चुनाव में आया। उन्होंने ये भी कहा कि यदि एसआईआर नागरिक जांच होती तो चुनाव आयोग नहीं करता। देखिए, उनको सिर्फ पब्लिक को गुमराह करना है। किसी न किसी बहाने एसआईआर पर सवाल खड़ा करें, लेकिन वो भूल गए कि एसआईआर के कार्यक्रम पर सवाल खड़ा किया तेजस्वी यादव ने, राहुल गांधी ने, और बिहार में बड़े बड़े रोड शो किए। हश्र क्या हुआ? आप जनता को सिर्फ गुमराह करना चाहते हैं, गलत तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं, चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं सिर्फ। और भारतीय जनता पार्टी को चुनाव आयोग के साथ क्यों जोड़ रहे हैं भाई? एसआईआर का कार्यक्रम तो चुनाव आयोग का है, भारतीय जनता पार्टी से क्या लेना देना है? चुनाव आयोग की जो मंशा है, चुनाव आयोग जो अभियान लेकर आया है, हम उसमें भागीदार बन रहे हैं और आप कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। आप तो अभी जिलेवार आपने जो है अपने प्रभारी बनाए, आपके निर्देश आ रहे हैं, आपके कार्यकर्ता लगे हैं और जनता को गुमराह करने के लिए इसलिए इस तरह से फर्जी बयानबाजी कर रहे हैं। तो ये इस तरह की बात एकदम से ठीक बात नहीं है और इसी तरीके की बयानबाजियों से त्रस्त होकर जनता इन लोगों को सबक सिखाती है। आगे आप देखिएगा एसआईआर के कार्यक्रम। अच्छा, आप ये बताइए कि ये पहली मर्तबा देश में एसआईआर हो रहा है क्या? 10वीं मर्तबा एसआईआर देश में हो रहा है। तो कभी इतना तो कभी विरोध नहीं हुआ एसआईआर का, इस बार क्यों परेशानी है इनको? तो ये जनता को गुमराह करके राजनीति करने वाले लोग हैं। एसआईआर का अभियान, वोटर लिस्ट की शुद्धता का अभियान चुनाव आयोग चला रहा है, हम लोग उसका समर्थन करते हैं और चुनाव आयोग के जो आदेश निर्देश हैं उसका हम लोग पालन कर रहे हैं, उसमें हम लोग भागीदार बन रहे हैं। रोहिंग्या बांग्लादेशी भी पकड़े जा रहे हैं जांच के। हाँ बिल्कुल, मैं तो बनारस की बात कर रहा हूं, मैं अपनी विधानसभा की बात कर रहा हूं। आप एसआईआर के कार्यक्रम को संपन्न होने दीजिए, आपके सामने हम लाएंगे कि कैसे लोहता में रोहिंग्या रह रहा है, कैसे बांग्लादेशी यहां पर बनारस में घुसे पड़े हैं, क्यों नहीं सामने। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।